Hello students, in today's lecture we will discuss about imperialism. Imperialism is one of the most significant consequences of industrial revolution. The growing industrialization in European countries could no longer be sustained within these countries. There was need for new territories which could serve as source of cheap raw materials as well as markets for mass produced goods. तो इम्पीरियलिज्म एक मेन फैक्टर है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए. तो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई यूरोपियन कंट्रीज़ में, तो वो ज़्यादा देर तक इन कंट्रीज़ में नहीं रह सकी. ठीक है, तो वो उनको अब ऐसी टेरिटरीज चाहिए थी, ऐसे लैंड्स चाहिए थे जो उनको चीप रॉ मटेरियल दे सकें और उनके जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं उनको खरीद सकें. देन दिस लेड टू द राइज ऑफ इंपीरियलिज्म विच इम्प्लाइज द पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग पावर एंड इन्फ्लुएंस ऑफ एन एम्पायर किंगडम और कंट्री ओवर अनदर कंट्री. तो अब इसकी वजह से क्या हुआ, इंपीरियलिज्म आया. राइट, इंपीरियलिज्म बनना शुरू हुआ. इंपीरियलिज्म मतलब कि अपनी जो पावर है उसको एक्सटेंड करना और अपने एम्पायर को एक्सटेंड करके अनदर कंट्रीज़ के ऊपर रूल करना बाय डिसमिसिंग और कंट्रोलिंग इट्स गवर्नमेंट. या तो उस कंट्री की, उस लैंड की गवर्नमेंट को डिसमिस करके या फिर उसके ऊपर कंट्रोल करके. द इम्पीरियलिस्टिक पावर यूजुअली ऑक्यूपाइज एंड कंट्रोल्स अ टेरिटरी बाय मिलिट्री फोर्स. ओके, मिलिट्री फोर्स की हेल्प के साथ वो कंट्रोल करते थे. देन when the occupying force engages in exploitation of resources of the occupied territory, imperialism then becomes colonialism, in which the controlling force becomes the colonial power and controlled territory becomes the colony. तो अब इसका क्या मतलब है कि जो ऑक्यूपाइंग फोर्स है, जैसे कि ब्रिटेन ने इंडिया पर कब्ज़ा किया, तो वो ब्रिटेन होगी ऑक्यूपाइंग फोर्स. ठीक है, उसने एक्सप्लॉयट करना शुरू किया रिसोर्सेज को. तो जब वो इंपीरियलिज्म, पहले तो उसने रूल किया इंपीरियलिज्म, पर जब उसने एक्सप्लॉयट करना शुरू कर दिया तो वो बन गया कॉलोनियलिज्म. ठीक है, तो उसके बाद जो कंट्रोलिंग फोर्स है वो कॉलोनियल पावर बन गई और जो टेरिटरी है जिस पे कंट्रोल हो रहा है वो है कॉलोनी. ठीक है, ड्यूरिंग द 19th and the 20th centuries, countries like Britain, France, Netherlands, Italy, Germany, Spain, Portugal and later the USA and Japan were engaged in a scramble for colonies in Asian and African countries. तो अब ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ है, ब्रिटेन, फ्रांस, नेदरलैंड्स, इटली, जर्मनी, स्पेन, पुर्तगाल और यूएसए, जापान वगैरह, तो इन कंट्रीज़ में एक तरह से फ़ाइट हुई एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज़ में अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए, मतलब एक तरह से सुपीरियर रहने के लिए फ़ाइट हुई. देन रीजन्स फॉर इम्पीरियलिज्म. फर्स्ट रीज़न, इकोनॉमिक रीज़न. In the wake of massive industrialization, European governments and their trading companies started looking for markets for their finished products and supply for cheap raw materials. Trading companies such as English East India Company tried developing trade relations with distant lands, including Asia, Africa, and Latin America, which were rich in resources. This further resulted in the occupation of these lands by imperialistic countries of Europe like the Dutch, Portuguese, French, and the British. This power often competed with each other for the resources, markets, and trade, which led to many wars between them. तो अब इसका क्या मतलब है कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, बहुत बड़े लेवल पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, तो जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी उनको ऐसे लैंड्स चाहिए थे जहाँ पे एक मार्केट बन सके उनके फिनिश्ड प्रोडक्ट्स का. ठीक है, और उनको वहाँ से चीप रॉ मटेरियल मिल सके. तो जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई, अब उन्होंने अपने ट्रेड रिलेशंस को बढ़ाना शुरू किया एशिया के साथ, अफ्रीका के साथ, लैटिन अमेरिका के साथ, क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज की कमी बिल्कुल नहीं थी. ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो अदर यूरोपियन कंट्रीज थी जैसे डच थे, पोर्टुगीज थे, फ्रेंच थे और ब्रिटिश थे, तो उनके साथ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बहुत सारी फाइट्स भी हुई. तो ये इकोनॉमिक रीज़न है कि क्योंकि लैंड में चीप रॉ मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी थी और उनको वहाँ पे मार्केट्स भी लगा सकते थे, तो इसकी वजह से भी इंपीरियलिज्म हुआ. देन exploratory reasons means imperial nation and their citizens wanted to explore new territories. Sometimes they did this for the sense of adventure with hopes of finding riches in distant lands. Imperial explorer would either do it for national and personal glory or to serve the imperialist
गोल ऑफ इकोनॉमिक एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन। तो अब एक्सप्लोरेटरी कैसे कि जो इंपीरियल नेशन थे या उसके जो सिटीजन्स जो एक्सप्लोर करते थे न्यू टेरिटरीज़, वो या तो अपने एडवेंचर, उनके मन में एडवेंचर था कि हाँ हमें एक्सप्लोर करना है इसीलिए करते थे, या फिर वो इसीलिए करते थे कि वो अपने जो लैंड है इसको और एक्सटेंड कर सकें, इसके मोटिव से भी करते थे। या तो एडवेंचर हो गया या फिर अपने लैंड को एक्सपैंड करने के लिए करते थे। देन white man's burden. Imperial nation believed that their cultural values or beliefs were superior to other nation or groups. They believed that their sophisticated and superior culture would improve the lives of backward and inferior people of the colonies and civilize them. तो white man's burden क्या की, जो इंपीरियल नेशन थे, जो यूरोपियन नेशंस थे, वो ये सोचते थे कि जो उनकी वैल्यूज़, उनके कल्चर वैल्यूज़ और बिलीव्स हैं जो वो मानते हैं वही सबसे ऊपर हैं, ना कि जो अदर नेशंस हैं। वो सभी नेशंस को अपने अंडर मानते थे, इन्फीरियर मानते थे, ठीक है। तो उनका ये मानना था कि जो ये उनके वैल्यूज़ और बिलीव्स हैं, इनके साथ वो जो बैकवर्ड नेशंस हैं उनको, उनकी लाइफ्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। देन इम्पैक्ट ऑफ इम्पीरियलिज्म। इम्पीरियलिज्म का क्या इफेक्ट हुआ? नेटिव पीपल वर रूल्ड बाय फॉरेन पावर्स एंड लॉस देयर पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस। अब जो यूरोपियन कंट्रीज़ और कंट्रीज़ में गई अपने ट्रेड को बढ़ाने के लिए, तो वहाँ पे रूल करने लगे, तो एक तरह से उनकी पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस चली गई और वो जो लोग थे उस जगह के, वो किसके अंडर आ गए? फॉरेन पावर्स के अंडर आ गए। देन imperialistic power engaged in several exploitation of resources of colonies. It destroyed their self-sufficient economies through introduction of machine-produced goods as these colonies become markets for these goods. तो उसके बाद उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन करनी शुरू की, इंपीरियल पावर्स ने। कैसे एक्सप्लॉयटेशन करनी शुरू की? जब उन्होंने अपने मशीन गुड्स को इंट्रोड्यूस करवाया, तो जैसे उनके पहले वो कंट्रीज़ जैसे इंडिया वगैरह ये सेल्फ सफिशिएंट थी अपने आप को, अपनी इकोनॉमी को चलाने के लिए। पर जब मशीन प्रोड्यूस गुड्स आ गई तो ये एक तरह से मार्केट बन गई, किसके लिए? जो रेडीमेड गुड्स ब्रिटेन से आती थी। देन imperialistic wars between colonies and natives resulted in destruction of property and loss of life. अब जो imperialistic wars हुई, जैसे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी में, फ्रेंच में, डच में, पोर्टुगीज़ में, और इनमें एक तरह से सुपीरियर रहने के लिए फ़ाइट हुई, तो इसकी वजह से क्या हुआ? प्रॉपर्टी की डिस्ट्रक्शन हुई और लोगों की जानें भी गई। देन racial segregation was widely practiced in colonies. The natives was considered second class citizens. अब जहाँ पे वो रूल करते थे इंपीरियल नेशंस, वहाँ पे जो उनके लोग थे उनको सुपीरियर रखते थे, और जो वहाँ के लोग थे, नेटिव लोग थे, उनको इन्फीरियर माना जाता था, उनको नीचे माना जाता था। तो देन हाई टैक्स रेट्स इम्पोज्ड बाय कॉलोनिस्ट कॉज पॉवर्टी, हंगर, डिजीज़ एंड फेमाइन्स इन कॉलोनीज। तो अब उनके जो टैक्स रेट्स थे उन्होंने हाई कर दिए कॉलोनिस्ट कंट्रीज़ ने, तो उसकी वजह से क्या हुआ? गरीबी बढ़ी, भूखमरी बढ़ी, डिजीज़ बढ़ी उन कॉलोनीज़ में जहाँ पे वो रूल करते थे। देन इंपीरियलिज्म आल्सो इंट्रोड्यूस्ड मॉडर्न वेस्टर्न आइडियाज़ ऑफ डेमोक्रेसी, लॉ एंड साइंटिफिक एडवांसमेंट इन द कॉलोनीज़ विच इन टर्न ब्रॉट रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी एंड जस्टिस। इंपीरियलिज्म की वजह से जो वेस्टर्न आइडियाज़ थे, डेमोक्रेसी के, लॉ के और साइंटिफिक डेवलपमेंट के आइडियाज़ थे, वो कॉलोनीज़ में आए, जिसकी वजह से जो रेवोल्यूशनरी आइडियाज़, फ्रीडम, इक्वालिटी और जस्टिस, वो भी इंट्रोड्यूस हुए, जिसकी वजह से बाद में हमें इंडिपेंडेंस मिली। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इंपीरियलिज्म इन इंडिया। The British established colonial rule in Bengal through the English East India Company in the 18th century, and later the British Empire conquered almost the entire subcontinent. तो ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले कहाँ पे अपना रूल स्थापित किया? बंगाल में। उत्तर पर धीरे धीरे उन्होंने सारे इंडिया को अपने कब्जे में कर लिया। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी केम एज ट्रेडर्स एंड सेट अप ट्रेडिंग सेंटर्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री थ्रू सेवरल वॉर्स। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी डिफीटेड द यूरोपियन पावर्स इन इंडिया लाइक द डच, the French and the Portuguese. Gradually, through wars and diplomacy, it established its rule over Bengal and eventually over other parts of the country. तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले यहाँ पे आई थी। उनका मोटिव था कि यहाँ पे उन्होंने ट्रेड करना है, पर जब उन्होंने यहाँ पे रिसोर्सेज देखे तो उनका मन ख़राब हुआ और उन्होंने सोचा कि यहाँ पे हम इसको अपने कब्ज़े में रख सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं। तो
इसकी वजह से उनकी कई वॉर्स भी हुई, डच के साथ, फ्रेंच के साथ, पोर्टुगीज़ के साथ, अपना रूल स्थापित करने के लिए, अपना रूल यहाँ पे बनाने के लिए। देन आफ्टर अ रिबेलियन बाय द इंडियंस इन 1857 द ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक ओवर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इंडिया केम अंडर द डायरेक्ट रूल ऑफ द क्वीन ऑफ इंग्लैंड। 1857 का रिवॉल्ट हुआ, उसके बाद इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नाकामी के लिए उनसे पावर छीन ली गई और किसके पास चली गई? क्वीन ऑफ इंग्लैंड के पास डायरेक्टली। अब क्वीन ऑफ इंग्लैंड डायरेक्टली वहाँ से कंट्रोल करती थी। देन द ब्रिटिश इंपीरियल रूल इन इंडिया वॉज कम्प्लीटली डायरेक्टेड टूवर्ड्स फर्दरिंग ब्रिटिश इंटरेस्ट। To sustain this rapid industrial growth, the British needed a bigger market for their manufactured goods and steady supply of raw material for these industries. India served both these purposes as a market for finished products and sources of cheap raw materials. ठीक है, तो अब ब्रिटिशर्स यहाँ पे क्यों आना चाहते थे? क्योंकि एक तरह से वो दोनों फैक्टर्स को पूरा कर रही थी इंडिया। कैसे कि एक तरह से वो मार्केट भी बन रही थी फिनिश प्रोडक्ट्स के लिए और वहाँ के जो रॉ मटेरियल्स थे वो भी चीप तरीके से वहाँ पे बाय कर सकते थे ब्रिटेन। तो with its enormous resources, India became the jewel in the British crown. Drain of wealth from India made British a major economic force, while it caused widespread poverty and impoverishment in India. Traditional handicrafts and industries were completely ruined. तो अब क्या हुआ कि जब इंडिया के रिसोर्सेज बाहर जाने लग गए तो एक तरह से इन ब्रिटिशर्स का तो फ़ायदा हुआ, पर इंडिया में गरीबी आ गई। ठीक है, लोग गरीब बहुत हो गए और इसकी वजह से क्या हुआ कि उनकी इंडस्ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। ठीक है, तो जो ब्रिटिश रूल था वो 200 साल तक रहा और कब एंड हुआ? 1947 में। उसके बाद इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।